अनुपमा शीशे के सामने खड़ी हो स्वयं को निहारने लगी। खुले गले का ब्लाउज ढीला जूड़ा, खुला पल्लू, माथे पर अपनी साड़ी के रंग से मिलता हुआ बड़ी सी बिंदी, पिंक कलर की लिपस्टिक और गले में लंबा सा मंगलसूत्र। इन सब में अनुपमा बेहद ही आकर्षक लग रही थी। कल रात ही उसने तय कर लिया था कि उसे क्या पहनना है और कीर्तन में जाने के लिए किस तरह से तैयार होना है। सुबह होते ही उसने अपनी बहू रिया से कहा, रिया जरा बेसन, हल्दी और गुलाब जल मिलाकर लेप तैयार कर लेना। बहुत दिनों से मैंने लगाया नहीं है। पूजा पाठ, भजन कीर्तन और प्रभु के चरणों में कुछ इस तरह से लीन हो जाती हूँ कि मुझे अपनी ओर ध्यान देने का वक्त ही नहीं मिल पाता। अनुपमा की बातें सुनकर रिया मंद मंद ये सोचकर मुस्कुराने लगी कि हर सोमवार मम्मी जी यही सारी बातें दोहराती हैं, जबकि वो सप्ताह में 2-3 बार अपने चेहरे पर निखार के लिए लेप लगाती ही हैं और भजन कीर्तन से ज़्यादा वो खुद के लुक पर ध्यान देती हैं। रिया होठों पर मुस्कान लिए हुए बोली, मम्मी जी इस बार आप ये इंस्टेंट ग्लो वाला पील ऑफ ट्राई करके देखिए। रिया के ऐसा कहते ही अनुपमा आश्चर्य से बोली, क्या सचमुच इंस्टेंट ग्लो आता है? आप ट्राई करके तो देखिए मम्मी जी, रिया ने बड़े ही प्यार से कहा। वैसे दोनों सास बहू के बीच कोई तालमेल नहीं था। एक पूरब की ओर जाती तो दूसरी पश्चिम की ओर। अनुपमा को खाने में जहाँ चटपटा मसालेदार पसंद था, वहीं रिया डाइट फूड पर जोर देती। अनुपमा चाहती थी कि कॉलोनी की बाकी बहुओं की तरह रिया भी घर पर साड़ी ही पहने, लेकिन वो ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे काम करते वक्त साड़ी में असुविधा होती है। इसीलिए वो घर पर सलवार सूट पहन लेती है ताकि घर पर शांति बनी रहे और बात ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन ये भी अनुपमा को नागवार ही गुजरता। रिया की एक और बात अनुपमा की आंखों में चुभती और वो थी रिया का भजन कीर्तन से दूर भागना। इस बात को लेकर कॉलोनी की सभी औरतें अनुपमा को ताने भी दिया करती थी कि कैसी बहू ब्याह कर लाई हो, जो पूजा पाठ और भजन कीर्तन में भाग लेने के बजाय वहां से भाग लेती है। अनुपमा की घनिष्ठ सहेली सुषमा तो उससे कई बार ये कहने में भी नहीं चूकती कि तेरी बहू तो बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है। ये सुनकर अनुपमा का पारा चढ़ जाता और वो रिया पर दबाव डालती कि वो भी बाकी बहुओं की तरह सज धज कर पूजा अर्चना में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। लेकिन रिया साफ मना कर देती क्योंकि वो किसी के भी दबाव में आकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिसे करने का उसका अपना मन नहीं हो। इसी वजह से कई बार दोनों के बीच कहासुनी भी हो जाती। रिया का मानना था कि कर्म ही पूजा है और इंसान को अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। रिया की इसी सोच की वजह से वो अपना समय औरों की तरह पूजा पाठ में नहीं गवाती, जो कॉलोनी की महिलाओं को बुरा लगने का एक बहुत ही बड़ा कारण था। अनुपमा और रिया के बीच लाख अनबन हो, लेकिन जहाँ फैशन की बात आती दोनों एक हो जाती और अनुपमा रिया के फैशन टिप्स जरूर फॉलो करती क्योंकि रिया का फैशन सेंस कमाल का था। उसके ड्रेस सेंस, मेकअप और हेयर स्टाइल के आगे सब फीका लगता। अनुपमा फेस पैक का डब्बा रिया से लेते हुई बोली, आज कॉलोनी की सभी औरतें कीर्तन में आएंगी, इसीलिए मुझे भी थोड़ा ठीक ठाक तैयार होकर तो जाना ही पड़ेगा। वैसे तो मैं बाहरी सुंदरता पर विश्वास नहीं रखती, मन की सुंदरता ही मनुष्य की असली सुंदरता होती है। लेकिन तुम तो जानती ही हो कि यहाँ की औरतों को खासकर वो रेखा न जाने अपने आप को क्या समझती है। उसे तो ऐसे लगता है जैसे उससे ज़्यादा सुंदर इस कॉलोनी में कोई है ही नहीं। और जब से दादी बनी है कुछ ज़्यादा ही इतराती फिरती है। हर किसी से कहती नहीं थकती कि मेरी त्वचा से किसी को मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। जब तक मैं किसी को ना बताऊं कि मैं दादी बन गई हूँ, कोई जान ही नहीं पाता। भला कोई जान भी कैसे पाएगा? चेहरे पर इतना मेकअप जो पोत कर आती हैं, भजन में आती हैं या फैशन शो में, कौन जाने।
रिया बिना कुछ कहे अनुपमा की बातें सुनकर केवल मुस्कुराकर वहां से चली गई, क्योंकि रिया भली भांति जानती है कि स्वयं अनुपमा भी कॉलोनी की उन्हीं औरतों में से एक हैं, जो लोगों के सामने खुद को खूबसूरत दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। भजन कीर्तन पूजा पाठ व्रत अनुष्ठान, ये सब इस सोसाइटी की ज़्यादातर महिलाओं के लिए एक मनोरंजन और टाइम पास का साधन मात्र ही है, जिसमें दिखावा और ढोंग से ज़्यादा कुछ नहीं है। असल में यहाँ की ज़्यादातर महिलाएं केवल सज संवर कर मंदिर प्रांगण में खुद को सुसंस्कृत साबित करने में लगी रहती हैं। अपनी भव्यता, महंगी साड़ियों और गहनों का प्रदर्शन करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। आस्था, श्रद्धा जैसे बड़े बड़े शब्द तो सिर्फ दिखावा व स्वांग मात्र ही हैं। इस बात को रिया पूर्ण रूप से जानती थी। हर सोमवार की तरह आज भी दुर्ग शहर के पॉस कॉलोनी साई परिसर में शाम को सोसाइटी कंपाउंड के मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन का आयोजन रखा गया था। इसीलिए अनुपमा सुबह होते ही अपने चेहरे पर निखार लाने में जुट गई थी और सारा दिन शाम की तैयारी में ही लगी रही। निर्धारित समय पर पूरी तरह से सज संवर कर इतराती हुई बुदबुदाई, आज कीर्तन में सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ मुझ पर ही होंगी। तभी अनुपमा का फोन बजा। हेलो अनुपमा, भजन संध्या के लिए तैयार हुई या नहीं? मैं और मेरी बहू निकल रहे हैं, अनुपमा की खास सहेली सुषमा बोली, जो उसी सोसाइटी की रहने वाली थी। हाँ, बस निकल ही रही हूँ, तुम दोनों सास बहू निकलो, मैं तुम्हें गेट पर ही मिलती हूँ, अनुपमा अपने मेकअप का टचअप करती हुई बोली। अरे ये क्या, तुम अकेले ही कीर्तन में आ रही हो, तुम्हारी बहू क्यों नहीं आ रही? अब क्या बताऊं सुषमा, तुम तो जानती ही हो रिया को, उसका मन कहाँ लगता है इन सब में। उससे तो बस फैशन करवा लो, बिना मिर्च मसाला के खाना बनवा लो, या फिर इधर उधर घूमने को कह दो, एक पैर पे खड़ी रहती है, अनुपमा दुखी और शिकायती अंदाज में बोली। अच्छा छोड़ इन सब बातों को, ठीक ही है जो वो नहीं आ रही। वैसे भी मुझे तुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है, जो मैं उसके सामने तुम्हें नहीं बता पाऊंगी। अब तुम जल्दी बाहर मिलो, मैं फ़ोन रखती हूँ। अपनी सारी बातें रहस्यमयी तरीके से कहने के बाद सुषमा ने फ़ोन रख दिया। सोसाइटी के मंदिर प्रांगण में मेला सा लगा हुआ था, खूब धूमधाम मची हुई थी। ये एक प्रकार का साप्ताहिक मेला का आयोजन जैसा ही था। हफ्ते में एक दिन भजन कीर्तन सभी महिलाओं के मनोरंजन के साथ ही सुसंस्कारी होने का परिचायक भी था। आसपास के सोसाइटी की औरतें भी पूरे मेकअप में अपना सज धज कर आई थी, जैसे शादी ब्याह में आई हो या फिर कोई फैशन शो चल रहा हो। छोटे छोटे समूह बनाकर सभी औरतें एक दूसरे से गुफ्तगू करने में लगी हुई थी। उनमें से कोई अपने कान का नया झुमका दिखा रही थी, तो कोई अपनी साड़ी पर इतरा रही थी, कोई अपनी सास की दुष्टता के कर्मकांड बयां कर रही थी, तो कोई अपनी बहू के आतंक पर रो रही थी, और कोई अपने ही घर की कहानी सुना रही थी। सभी अपनी अपनी गाथाएं सुनाने में लगी हुई थी। अनुपमा भी अपनी दोस्त सुषमा और उसकी बहू के संग प्रांगण में पहुंची। वहां पहुंचते ही सुषमा की बहू रमा अपनी सास को छोड़कर अपनी हम उम्र और अपनी सहेलियों के पास खिसक ली। खूब ढोल ताशे और मंजीरे बजे, भक्ति गीतों से पूरा परिसर गुंजायमान हो उठा। कुछ बुजुर्ग महिलाएं वहां पर उपस्थित महिलाओं को भजन कीर्तन पूजा अर्चना का जीवन में महत्व समझाकर अपने अपने घरों को पोथा पुराण लेकर बैठ गईं, और बाकी फिर महिलाएं भी इधर उधर की बेकार की बातें लेकर शुरू हो गईं। ये सब हर सप्ताह का दृश्य था। अनुपमा और सुषमा दोनों भजन के बाद अलग थलग एक कोने में जा बैठी। तब अनुपमा ने कहा, तुम फोन पर कह रही थी ना कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, तो अब बताओ, तुम क्या बताना चाहती हो? सुषमा ठंडी सांसें भरती हुई बोली, देखो अनुपमा, मैं तुमसे जो कहने जा रही हूँ उसे धैर्य और ध्यान से सुनना। तुम्हारी बहू रिया संस्कारी नहीं है,
ये बात तो तुम जानती ही हो, लेकिन ये नहीं जानती कि अब वो इस बात को पूरी तरह से सिद्ध करने जा रही है। जिस बहू के पास भजन कीर्तन के लिए समय नहीं है, उसके पास अपने सास ससुर और परिवार के लिए समय कहाँ से होगा। ये सुन अनुपमा आश्चर्य से सुषमा का हाथ थामती हुई बोली, तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम साफ साफ कहो जो तुम्हें कहना है। तभी सुषमा धीरे से बोली, रिया तुम्हें और तुम्हारे पति को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रही है। मेरी बहू रमा ने उसे वृद्धाश्रम से बाहर निकलते हुए देखा था और उसके हाथों में कुछ कागज भी थे। शायद वृद्धाश्रम के फॉर्म होंगे। सुषमा का इतना कहना था कि अनुपमा की आंखें भर आई। उसके और रिया के बीच विचारों का मतभेद अवश्य था, लेकिन इतना भी नहीं कि रिया उन्हें ओल्ड एज होम भेजने की सोचे। अनुपमा की आंखों में पानी देख सुषमा बोली, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि रिया को सत्संग और भजन कीर्तन में अपने साथ जबरदस्ती लेकर आया कर, तभी तो वो संस्कारी बन पाएगी। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ये उसी का नतीजा है। मेरी बहू को देख, सुबह शाम ईश्वर आराधना करती है, मन लगाकर भजन कीर्तन करती है, तभी तो संस्कारी है। धर्म कर्म पाप पुण्य सब जानती है, इसीलिए परिवार को साथ लेकर चलती है। सुषमा और अनुपमा की बातें अभी समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे अब मंदिर परिसर खाली होने लगा था। सब अपने अपने घर की ओर जाने लगे। तभी सिर पर पल्लू ओढ़े रमा भी वहां आ गई और सुषमा से बोली, मम्मी जी चलिए, अब हम भी चलते हैं। सुषमा उठ खड़ी हुई और अनुपमा से बोली, चलो अनुपमा। अनुपमा शांत रही, फिर बोली, तुम दोनों चलो, मैं थोड़ी देर रुक कर आऊंगी। अनुपमा के ऐसा कहने पर सुषमा और उसकी बहू चले गए। अनुपमा काफी देर तक अकेली बैठी रही, फिर मन में कुछ निश्चय कर घर लौट आई। अनुपमा देर से लौटी, ये देख रिया दौड़कर उसके करीब आकर बोली, मम्मी जी आज आपको आने में बहुत देर हो गई, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। अनुपमा ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे की ओर मुड़ गई। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे कागज पर पड़ी, जिसमें बड़ी बड़ी अक्षरों में वृद्धाश्रम लिखा था, जिसे पढ़ने के लिए अनुपमा को चश्मे की जरूरत नहीं थी। अनुपमा समझ गई कि सुषमा जो कह रही थी वो सही है। अनुपमा की आंखों से लुढ़कते हुए आंसू उसके गालों पर आ गए और वो फौरन अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। रिया ने बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन अनुपमा ने दरवाज़ा नहीं खोला। बस इतना कहा कि कुछ देर के लिए मैं अकेले रहना चाहती हूँ। रिया चुपचाप दरवाजे से लौट गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। उस रात अनुपमा ने किसी से कोई बात नहीं की। रिया के लाख मनुहार के बाद भी अनुपमा ने खाना भी नहीं खाया। अनुपमा के पति कार्तिक ने पूरी कोशिश की कि अनुपमा कुछ बोले, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, जैसे उसने ना बोलने का प्रण कर लिया हो। इस प्रकार वो मौन रही। इसी प्रकार 4 दिन बीत गए। 5वें दिन अनुपमा अपना और अपने पति का सामान पैक करने लगी। ये देख कार्तिक बोले, ये सब तुम क्या कर रही हो। अनुपमा बिना जवाब दिए पैकिंग में लगी रही। तभी वहाँ रिया और उसके पति अमन भी आ गए। अनुपमा को इस प्रकार सामान पैक करता देख रिया से रहा नहीं गया और वो जोर से बोली, मम्मी जी ये सब क्या है। ना आप ठीक से खाना खा रही हैं, ना किसी से कुछ बोल रही हैं, और अब ये पैकिंग। जब तक आप हमें बताएंगी नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, हमें पता कैसे चलेगा। आप बताइए तो सही कि आखिर बात क्या है। रिया का बस इतना कहना था कि अनुपमा ने प्रचंड रूप धारण कर लिया और कहने लगी, प्रॉब्लम ये है कि तुम चाहती ही नहीं हो कि हम तुम्हारे साथ रहें। मैं तुम्हें किसी बात पर रोक टोक करूं, तुम्हें साड़ी पहनने को कहूं, तुम्हें अपने संग भजन कीर्तन में भाग लेने को कहूं, तुम्हें कॉलोनी की दूसरी बहुओं की तरह संस्कारी बनाने की कोशिश करूं। रिया अवाक अनुपमा को सुनती रही, फिर बीच में ही उसे रोकती हुई बोली, मम्मी जी ये सब बेबुनियाद बेकार की बातें
आप क्यों कर रही है? अच्छा, बेबुनियाद बेकार की बातें। तुम कुछ दिन पहले ओल्ड एज होम गई थी और वहाँ से फॉर्म भी लेकर आई हो। तुम हमें वृद्धाश्रम भेजना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। हम अपने पुराने मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने किराएदार से मकान भी खाली करवा लिया है। हम वहीं जा रहे हैं, ये उसी की तैयारी है। अनुपमा तमतमाती हुई बोली। इतना सब सुनने के बाद अनुपमा के पति कार्तिक चिढ़ते हुए बोले, ये क्या बकवास कर रही हो? रिया ओल्ड एज होम जरूर गई थी, वहाँ से वो फॉर्म भी लेकर आई है, लेकिन हमें ओल्ड एज होम भेजने के लिए नहीं। रिया हर महीने कुछ सेविंग करती है और जब उसके पास अच्छी खासी सेविंग हो जाती है तो वो उन रुपयों से ज़रूरतमंदों की मदद करती है। कभी किसी गरीब मजदूर बच्चे की स्कूल की फीस भर देती है, तो कभी किसी अनाथालय में जाकर उनकी सहायता करती है। इस बार मैंने ही उससे कहा कि मेरे दोस्त को सहायता की ज़रूरत है। मेरे दोस्त के बच्चे उसे वृद्धाश्रम में छोड़कर उससे सारे नाते तोड़कर चले गए। वो बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। इसीलिए रिया वृद्धाश्रम गई थी और किसी संस्था में रुपए जमा करने के लिए उनकी अपनी कुछ औपचारिकताएं होती हैं। उसी का फॉर्म लेकर आई है रिया, जो तुमने देखा होगा। ये सुनते ही अनुपमा गुस्से में बोली, अगर ऐसी ही बात है तो आप सबने मुझे क्यों नहीं बताया? अनुपमा के इस सवाल का जवाब रिया ने बड़े प्यार से दिया। वो बोली, मम्मी जी, क्योंकि मैं ये जानती थी कि अगर मैं आपसे कहूँगी कि मेरे पास कुछ रुपए हैं और मैं उन्हें किसी अच्छे कामों में लगाना चाहती हूँ, तो आप कहती कि उसे हम मंदिर के किसी ट्रस्ट को दान दे देते हैं, भव्य भजन संध्या का आयोजन करते हैं या किसी मंदिर में अनुष्ठान करा लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं उन पैसों से केवल ज़रूरतमंदों की सहायता करना चाहती थी और आगे भी यही करना चाहूँगी। और रही बात आप लोगों को वृद्धाश्रम भेजने की, तो मैं ये अपने सपने में भी कभी नहीं सोच सकती। आप और पापा जी तो इस घर की शान हैं, इस घर की रौनक हैं। छोटों के सिर पर अपने बड़ों का हाथ होना ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है, जिसे मैं किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती हूँ। तभी अनुपमा का मोबाइल बजा। उसके फ़ोन उठाते ही उसके चेहरे का उड़ता रंग इस बात की पुष्टि कर रहा था कि अवश्य कोई गंभीर बात है। अनुपमा के फ़ोन रखते ही सभी ने एक स्वर में कहा, क्या हुआ? अनुपमा ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस वो रिया का हाथ पकड़कर खींचती हुई बोली, तू चल मेरे साथ, मैं सब बताती हूँ। कहती हुई अनुपमा अपनी सहेली सुषमा के घर रिया को लेकर पहुंची। वहां पहुंचकर रिया ने जो दृश्य देखा, उसे देखकर वो स्तब्ध रह गई। सुषमा और उसके पति का कुछ सामान जमीन पर बिखरा हुआ था। सुषमा रो रही थी। उनके पति खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए मौन खड़े थे। बेटा हाथ में हाथ धरे ये सब देख रहा था और सुषमा की सुसंस्कारी बहू उन पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। अनुपमा को देखते ही सुषमा भागकर उसके पास आ गई और उसे गले लगाकर रोती हुई बोली, अनुपमा देखना रमा क्या कर रही है। ये कह रही है कि हम इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि ये घर उसके पति के नाम पर है। इस घर को बनाने के लिए उसके पति ने लोन लिया है। अब तुम ही बताओ, इस उम्र में हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? ये सुनकर अनुपमा ने रमा को बहुत समझाने की कोशिश की कि सास ससुर माता व पिता के समान होते हैं। ये घर जरूर तुम्हारे पति के नाम पर है, लेकिन तुम्हारा पति इनका इकलौता बेटा है। लोन जरूर तुम्हारे पति ने लिया है, लेकिन इन्होंने भी अपना पुराना घर बेचकर इस घर में पैसे लगाए हैं। अपनी जमा पूंजी भी इस घर में लगाई है, लेकिन रमा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उल्टा वो अनुपमा से बदतमीजी पर उतर आई। ये देखकर रिया की आंखें लाल हो गईं और वो रमा पर तनती हुई बोली, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, यही है तुम्हारे संस्कार।
रिया का इतना कहना था। रमा अकड़ती हुई बोली, तुम संस्कारों के बारे में कुछ जानती भी हो? तुम तो खुद अपने सास ससुर को वृद्ध आश्रम भेज रही हो और यहाँ मुझे संस्कारों के पाठ पढ़ाने आई हो। तुमसे किसने कहा कि मैं अपने मम्मी पापा को वृद्ध आश्रम भेज रही हूँ? तुम जैसी छोटी सोच वाले ही ऐसा सोच सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। माता पिता तो बच्चों के लिए सुरक्षा कवच की तरह होते हैं और अपने सुरक्षा कवच को अपने से अलग नहीं किया जाता। लेकिन तुम्हें ये बात कहाँ से समझ आएगी? तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी है। तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि तुम अंकल आंटी को इस घर से नहीं निकाल सकती। रिया ने जोर डालते हुए कहा, क्यों? क्यों नहीं निकाल सकती? और तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? रमा गुर्राती हुई बोली, मैं कोई नहीं होती तुम्हें रोकने वाली, लेकिन कानून तुम्हें रोक सकता है। बस एक पुलिस कंप्लेंट की ज़रूरत है। बेहतर होगा तुम अंकल आंटी को ऊपर वाले हिस्से में आराम से रहने दो और तुम अलग रहना चाहती हो तो नीचे के हिस्से में सुकून से रहो और इन्हें भी रहने दो। रिया रमा की ओर उंगली दिखाती हुई बोली। पुलिस कंप्लेंट की बात सुनकर रमा डर गई और सुषमा और उसके पति का मकान के ऊपरी हिस्से में रहने के लिए मान गई। रमा के मानते ही रिया जमीन पर बिखरे सुषमा और उसके पति का सामान उठाकर जमाने लगी। ये देख अनुपमा और सुषमा को अपनी सोच पर आज पछतावा हो रहा था। अनुपमा को हमेशा इस बात का मलाल था कि उसकी बहू रिया संस्कारी नहीं है और ना तो वो किसी पूजा पाठ या भजन कीर्तन में शरीक होती है और ना ही कोई धर्म कर्म या पुण्य का कार्य करती है। लेकिन आज वो समझ गई थी कि असली धर्म कर्म और पुण्य क्या होता है। सुषमा अनुपमा को गले लगाती हुई बोली, तेरी बहू सच में सुसंस्कारी है। उसे समझने बेभूल हमसे हुई है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।